ऑलराइट गाइस, सो 10 मिनट में हम AS20 को पूरा का पूरा कंपाइल करेंगे। 10 मिनट में कंपाइल करेंगे, ठीक है। AS20 का नाम क्या है? अर्निंग पर शेयर। मुझे प्लीज आपका सबका साथ चाहिए, ठीक है ना। सबसे पहले AS20 बोलता है, सबसे पहले कितने प्रकार के EPS निकालने को बोलता है? 2 प्रकार के, एक होता है बेसिक EPS और दूसरा होता है, और ये दोनों के दोनों EPS हम कहां पर दिखाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस के पेज पर सबसे नीचे दिखाते हैं। बेटा क्लियर है कि नहीं? चलिए, क्या नेगेटिव EPS हो सकता है? बिल्कुल, नेगेटिव EPS भी हो सकता है अगर अर्निंग आपकी नेगेटिव है तो। अगर आपकी अर्निंग नेगेटिव है तो हो सकता है। सर क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी EPS निकलता है? बिल्कुल, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में EPS निकलता है, पर वो कंसोलिडेटेड अर्निंग के हिसाब से। कंसोलिडेटेड अर्निंग मतलब होल्डिंग कंपनी की अर्निंग और सब्सिडरी कंपनी की अर्निंग मिलाकर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से आपका कंसोलिडेटेड EPS निकलता है। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद हम जब EPS निकालते हैं तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? बेसिक अर्निंग पर शेयर। बेसिक अर्निंग पर शेयर में सबसे ऊपर क्या आता है? न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या लेते हैं अपन? अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स। ये नेट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयरहोल्डर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? नेट प्रॉफिट में से क्या माइनस करना पड़ता है? हमें टैक्सेस से माइनस करने पड़ते हैं। टैक्सेस माइनस करते वक्त हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा? करंट टैक्सेस, और बस ये याद रखना पड़ेगा कि करंट टैक्स एक लायबिलिटी होती है, इसीलिए प्लस होता है DTL और माइनस होता है DTA। बेटा क्लियर रहेगा कि नहीं? चलिए, और उसके बाद आपको क्या माइनस करना पड़ता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड कब माइनस करना पड़ेगा, कब माइनस नहीं करना पड़ेगा? अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो हमेशा माइनस करना पड़ेगा, और अगर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो अगर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है तो ही माइनस करना पड़ेगा, नहीं तो। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला गया तो हमेशा हम क्या मानेंगे? क्यूमुलेटिव मानेंगे। बेटा क्लियर है कि नहीं? ये माइनस करने के बाद जो भी मिलेगा आपको वो न्यूमरेटर मिल जाएगा। बेटा यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या निकालते हैं? डिनोमिनेटर के अंदर हम क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स। वेटेड एवरेज इक्विटी शेयर्स में हम ओपनिंग शेयर्स लेते हैं, न्यू इशू लेते हैं, बायबैक लेते हैं, और इन सबका क्या लगाते हैं? टाइम वेट। टाइम वेट हम उनके डेट ऑफ इशू के अकॉर्डिंग लगाते हैं। बेटा क्लियर है कि नहीं? ऑल राइट, टाइम वेट लगाने के लिए हमें क्या क्या ध्यान रखना पड़ेगा? फ्रॉम व्हेन। अगर नॉर्मल पब्लिक इशू है, पब्लिक इशू की टाइम वेट कब से लेंगे? कैश रिसीवेबल से। और अगर कन्वर्जन हुआ है तो कन्वर्जन की टाइम इशू कहां से लेंगे? कन्वर्जन डेट। और अगर आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल के बदले में हुआ है तो जब आपका इंटरेस्ट सीज टू एग्जिस्ट, जब आपका इंटरेस्ट लगना बंद हो जाए, तब से आप टाइम वेट लोगे शेयर का। बेटा क्लियर है कि नहीं? अगर लायबिलिटी को सेटल कर रहे हो, अगर लायबिलिटी को सेटल कर दो, सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी से आप नंबर ऑफ शेयर का टाइम वेट लोगे। बेटा क्लियर है कि नहीं? अमेलगमेशन के केस में अगर आपका मर्जर है तो टाइम वेट कब से लोगे? बिगिनिंग से लोगे। और अगर आपका परचेज है तो टाइम वेट कब से लोगे? डेट ऑफ एक्विजिशन से। बोलो बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? ऑल राइट, तो इस तरीके से हम बेसिक अर्निंग पर शेयर के लिए टाइम वेट लेते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं, टाइम वेट लेते वक्त अगर मान लीजिए शेयर आपके कौन से हैं? पार्टली पेड है। शेयर क्या है? पार्टली पेड। तो क्या करोगे? पार्टली पेड शेयर में हम नंबर्स को भूल जाएंगे। हम किसकी बात करेंगे? हम अर्निंग पर रुपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? अर्निंग पर रुपी निकालेंगे। और अर्निंग पर रुपी निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वेटेड एवरेज इक्विटी कैपिटल रुपीस निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वेटेड एवरेज इक्विटी कैपिटल। जैसे आपके पास अगर 1 लाख शेयर से मल्टीप्लाई बाय आपका, अगर वो पार्टली पेड है 8 रुपए के हिसाब से, तो मल्टीप्लाई बाय 8 रुपए, मल्टीप्लाई बाय 12 बाय 12। और आपने पब्लिक इशू किया आपने 50,000 शेयर का, 50,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय आपने मान लीजिए 10 रुपए का शेयर 7 रुपए में इशू किया, तो मल्टीप्लाई बाय 7 रुपए। और आपने वो इशू किया 1 जुलाई को, तो मल्टीप्लाई बाय 9/12। आया समझ में कि नहीं? तो ये आपका क्या आ जाता है? ये आपका आ जाता है वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कैपिटल। और वेटेड एवरेज आउटस्टैंडिंग कैपिटल को आप डिनोमिनेटर में रख के अर्निंग पर रुपी निकाल लेते हो, और अर्निंग पर रुपी को वापस से फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो अर्निंग पर शेयर आ जाता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए, इसके अलावा हमने क्या देखा? इसके अलावा हमने राइट इशू का देखा कि नहीं देखा? राइट इशू में सबसे पहले राइट इशू में हमें क्या निकालना है? राइट इशू में हमें निकालना है एक्स राइट प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? कम राइट प्राइस। क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? कम राइट प्राइस। और एक्स राइट प्राइस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? क्या फॉर्मूला होता है? जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स आपके राइट से पहले हैं मल्टीप्लाई बाय कम राइट प्राइस, मतलब वो फेयर वैल्यू दी रहेगी, ठीक है। प्लस क्या करोगे? राइट इशू प्रोसीड्स। राइट इशू प्रोसीड में क्या आएगा? नंबर ऑफ राइट शेयर्स मल्टीप्लाई बाय जो भी आपका एक्साइज प्राइस राइट इशू का, होल डिवाइडेड बाय आपको क्या लेना पड़ेगा? राइट इशू करने के बाद टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए वो आपको लेना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? इससे आपको क्या मिल गया बेटा? थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस आपको इससे मिल गया। अब थ्योरेटिकल एक्स राइट प्राइस को आप उससे निकालोगे, क्या निकालोगे? राइट फैक्टर। राइट फैक्टर का फॉर्मूला है कम डिवाइडेड बाय एक्स। क्या फॉर्मूला है? कम डिवाइडेड बाय एक्स। और ये राइट फैक्टर सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा? सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर अप्लाई होगा? अप्लाई टू
अप्लाई टू शेयर्स आउटस्टैंडिंग बिफोर राइट इशू। राइट इशू से पहले जो भी आउटस्टैंडिंग शेयर थे उनके ऊपर अप्लाई होगा। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? राइट इशू से पहले जो भी शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे उनके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और अब जब हम बेसिक ईपीएस निकालेंगे तो बेसिक ईपीएस निकालते वक्त न्यूमेटर में तो कोई बदलाव नहीं, जैसे ईआईएसएच होता है वैसा होता है, पर डिनोमिनेटर में जब भी हम राइट इशू की बात करेंगे तो डिनोमिनेटर में जब हम वेटेड एवरेज निकालेंगे तो वेटेड एवरेज अपन ना क्यूमुलेटिव बेसिस पे निकालेंगे। ये क्यूमुलेटिव बेसिस क्या होता है? ये क्यूमुलेटिव बेसिस क्या होता है? क्यूमुलेटिव बेसिस इज बेसिकली द वन जहां पर अगर आपको 1/4 को 1 लाख नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है और अगर 1/7 को आप 50,000 शेयर इशू कर रहे हो तो आप क्यूमुलेटिव वेटेड एवरेज कैसे निकालोगे? मल्टीप्लाई बाय 3/12, ठीक है। और फिर क्या करोगे? और यहां पर और अगर ऐसा दिया हुआ है तो आप यहां करोगे 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 9/12। याद आ रहा है कि नहीं? 1.5 लाख क्यों किया? क्योंकि क्यूमुलेटिवली। आप राइट इशू में ध्यान रखना कि राइट इशू के केस में आप वेटेड एवरेज क्यूमुलेटिव बेसिस पे करते हो। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? अब मैं यही आपको बोलूं, सामने देखो, अगर मैं आपको यही बोलूं कि ये राइट इशू है और ये ओपनिंग है तो राइट फैक्टर दोनों में से किस पे ऊपर अप्लाई होगा? राइट फैक्टर सिर्फ इसके ऊपर अप्लाई होगा, मतलब 1 लाख इंटू 3/12 इंटू कम अपॉन एक्स, ये राइट फैक्टर अप्लाई होगा। बेटा क्लियर है कि नहीं? तो ये करने के वक्त आपको ध्यान रखना है और आपका बेसिक ईपीएस इस तरीके से आ जाएगा। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? और इस राइट इशू में आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि आपको रीस्टेटेड ईपीएस निकालना पड़ता है। निकालना पड़ता है कि नहीं? रीस्टेटेड ईपीएस निकालते वक्त अगेन आपका जो न्यूमेटर है वो तो वैसा का वैसा रहेगा। डिनोमिनेटर में आपके सिर्फ और सिर्फ कौन से शेयर होंगे? ओपनिंग वाले होंगे, और ओपनिंग वाले होंगे तो अगेन आपको क्या निकालना, क्या लगाना पड़ेगा? राइट फैक्टर कम अपॉन एक्स, क्योंकि राइट फैक्टर हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट पे लगता है। आया समझ में कि नहीं? तो ये लगता है। उसके बाद हम जब डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर की बात करते हैं तो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर में बेसिक अर्निंग पर शेयर का तो इफेक्ट आता ही आता है, पर साथ में और किस चीज का इफेक्ट आता है? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स का इफेक्ट आता है। पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स कौन से होते हैं? जैसे कि ईसॉप होता है, जैसे कि शेयर वारंट होते हैं, जैसे कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होते हैं और कन्वर्टेबल डिबेंचर्स होते हैं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अब पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स के चक्कर में हमारा जो ईपीएस निकलेगा वो कैसे निकलेगा? उसके लिए हमें न्यूमरेटर में क्या क्या लेना पड़ेगा? न्यूमरेटर में हम नॉर्मली ये वाली चीज तो वैसे भी लेते हैं, ये कौन सी चीज होती है? ईएसएच। पर उसके अलावा हमें और क्या लेना पड़ेगा? हमें क्या लेना पड़ेगा? टैक्स सेविंग। इंटरेस्ट के केस में, डिबेंचर के केस में इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग लेनी पड़ेगी। अंडरस्टूड और नॉट? उसके अलावा, और अगर प्रेफरेंस डिविडेंड है तो वो विदाउट टैक्स लेना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? आपको ये करने की जरूरत नहीं है, सीडीटी डीडीटी आजकल नहीं होता। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर आपको लेना है कि डिबेंचर अगर कन्वर्ट हो जाता तो कितना इंटरेस्ट सेव होता, अगर प्रेफरेंस शेयर कन्वर्ट हो जाता तो कितना डिविडेंड सेव होता, और इंटरेस्ट के केस में आफ्टर टैक्स सेविंग कितनी होती। मेरी बात समझ में आएगी नहीं? डिनोमिनेटर में आप क्या करते हो? डिनोमिनेटर में जो आपने बेसिक ईपीएस में वेटेड एवरेज लिया है वो तो लोगे ही लोगे, पर उसके अलावा आप क्या लोगे? जितने भी पोटेंशियल हैं, जितने भी पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स हैं उनका टाइम वेट हम अलग से लेते हैं। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अच्छा, ईसॉप के केस में आप फ्री वाले शेयर लेते हो। ईसॉप के केस में क्या लेते हो आप? फ्री वाले शेयर्स का टाइम वेट लेते हो। बेटा क्लियर है कि नहीं? फ्री वाले शेयर्स कैसे निकलेंगे? बोलो 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 फॉर्मूला। फ्री वाले शेयर्स कैसे निकलेंगे? फ्री वाले शेयर्स निकलेंगे, फंड्स कितने रेस कर रहे हो, याद है ना, डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। ये तो आपका सॉरी, इसको आप लोगे टोटल ईसॉप शेयर्स, टोटल ईसॉप शेयर्स माइनस फंड्स कितने इशू कर रहे हो डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस। जैसे मैं आपको बोलूं कि टोटल ईसॉप शेयर्स आपके 40,000 हैं, ठीक है, और फंड आप रेस कर रहे हो मान लो 40,000, ये आप कर रहे हो 25 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और डिवाइड बाय मार्केट प्राइस है मान लो आपकी 40 रुपए, तो कायदे से मार्केट से आप कितना इशू करोगे? करके देखो कितना हो रहा है, 25,000। तो 40,000 में से 25,000 गया तो कितना बचा? 15,000 आपके ईसॉप है, 15,000 आपके पोटेंशियल है, तो 15,000 आप इसमें लेते हो। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? और इन सबका नॉर्मल टाइम वेट जो कि इनकी डेट के हिसाब से आप लेते हो। बेटा क्लियर हुआ कि नहीं? और देखें और क्या बोल रहा है? रिड्यूस कम प्रेफरेंस डिविडेंड इफ डिविडेंड डिक्लेयर, ये मैंने आपसे बात कर ली। अच्छा, फेस वैल्यू अगर पार्टली पेड और डिफरेंट फेस वैल्यू, तो हमने क्या बोला था? हम क्या निकालते हैं? वेटेड एवरेज इक्विटी कैपिटल निकालते हैं। याद है कि नहीं आते? इसके अलावा बोनस के केस में, स्प्लिट के केस में, रिवर्स स्प्लिट के केस में आपको 12/12 लेना पड़ता है। बेटा क्लियर है कि नहीं? पर यहां एक एक्सेप्शन है, अगर बोनस से पहले पब्लिक इशू हो चुका है, अगर बोनस से पहले पब्लिक इशू हो चुका है तो पब्लिक इशू की डेट से आपको बोनस इशू लेना है, जो बोनस आप पब्लिक के ऊपर निकालोगे। बेटा क्लियर है कि नहीं? उसके अलावा हमने पोटेंशियल इक्विटी शेयर से एग्जांपल भी देख लिया है। गाइस हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस और नॉट? तो ये हो गया आपका AS20 कवर अप। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।